एक आदमी तीरंदाजी का खेल खेल रहा था। टारगेट पर निशाना लगाने से उसे 10 टैल चांदी मिलती। मालकिन चांदी छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने उसे खेलना जारी रखने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने धीरे से ये भी कहा कि उसे पता है कि कब रुकना है, और उससे कहा कि वो उसके लालच में ना आए। तभी एक अंधा आदमी आया जो तीरंदाजी में भी हाथ आजमाना चाहता था, लेकिन एक अंधा आदमी टारगेट कैसे लगा सकता था। इसलिए अंधे आदमी ने मालकिन से टारगेट पर टैप करने को कहा और निशाना लगाने के लिए अपनी सुनने की शक्ति पर भरोसा किया। उसने पहली कोशिश में ही टारगेट लगा दिया। ये जानकर कि हर हिट पर चांदी दोगुनी हो जाती है, अंधे आदमी ने खुद को बार बार चुनौती दी और आखिरकार आखिरी बचा हुआ निशाना भी लगा दिया। हालांकि दुकान में इतनी चांदी नहीं थी, इसलिए अंधा आदमी उसे 50 टाल देने के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने खुशी खुशी चांदी ले ली और जाने के लिए उठा, लेकिन वो आदमी तुरंत उसके पीछे भागा। उसे याद दिलाया कि इतने पैसे ले जाना सेफ नहीं है और उससे कहा कि वो उसे अपने पास रखे। अंधे आदमी ने उसका चेहरा पहचान लिया था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो पैसे लेकर भाग जाएगा। वो अपने नाटक में लग ही रहा था कि तभी उसका पीछा कर रहे गुंडों का एक ग्रुप बेसब्र हो गया। उन्होंने उस आदमी को एक तरफ धकेल दिया, अंधे आदमी को घेर लिया और जबरदस्ती उसके पैसे चुराने की कोशिश की। मुझे ज़ातोइची का नाम भी नहीं पता था। अंडरवर्ल्ड में हर कोई उसे जानता है, फिर भी मुझे जुए के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोप बहुत गंभीर नहीं था, पिटाई से वो बाहर निकल जाता। अगली सेल में बंद आदमी की हालत और भी खराब थी। वो अपने बॉस की मदद करने आया था, लेकिन इस छोटे से शहर में आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या और आगजनी का आरोप लगाया गया, और कुछ ही दिनों में उसे फांसी की सजा दी जानी थी। उसके पास न्याय पाने का कोई रास्ता नहीं था और उसे उम्मीद थी कि ज़ातोइची कोई मैसेज दे पाएगा, या तो उसके बॉस डाइबेई से या उसके अच्छे दोस्त सेनपाची से। दोनों ही उसकी बेगुनाही की गवाही दे सकते थे। ज़ातोइची शुरू में इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन ये सुनकर कि उस आदमी की पत्नी और बेटियां हैं, उसे दया आ गई। अगले दिन कोड़े खाने और अपनी आज़ादी वापस पाने के बाद वो उस आदमी को खोजने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उस आदमी ने उसे परेशान कर दिया जो उससे उसके पैसे हड़पने की कोशिश कर रहा था। इस आदमी ने ज़ातोइची की प्रतिष्ठा की प्रशंसा करने का दावा किया, लेकिन वो वास्तव में उससे पैसे के पीछे था। ज़ातोइची उससे पीछा छुड़ाने का बहाना खोजने की कोशिश कर रहा था जब अचानक कई गुंडे सभी दिशाओं से प्रकट हुए। 3 गुंडे आक्रामक रूप से ज़ातोइची के पास पहुंचे, लेकिन ये पता चलने पर कि वो अंधा है और वो व्यक्ति नहीं है जिसे वे ढूंढ रहे थे, वे जल्दी से चले गए। तभी तारो ने अपने पीछे हलचल देखी। एक घायल आदमी झाड़ियों में छिपा हुआ था, वही आदमी जिसका गुंडे पीछा कर रहे थे। वो आदमी चलने में बहुत बुरी तरह घायल था और उसने तारो से उनके मालिक को रसीद देने की विनती की, अन्यथा उनकी दुकान बर्बाद हो जाएगी। तारो ने सोचा कि उसे इतने बड़े उपकार का पुरस्कार मिलेगा, इसलिए वो तुरंत सहमत हो गया और ज़ातोइची को पीछे छोड़कर भाग गया। ज़ातोइची ने उस आदमी को नहीं छोड़ा। उसे एक पालकी मिली, उसने उसे उठाया और अपने बॉस के पास वापस ले गया। उसे बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस आदमी ने बदतमीजी से कहा कि इनाम पहले ही किसी और को दे दिया गया है। ज़ातोइची को गुस्सा आया कि तारो उसकी नकल कर रहा था। इतने सारे काम के बाद थका हुआ और भूखा उसने अचानक एक रेस्टोरेंट चुना और पाया कि वो ठगा गया है। उसे ना सिर्फ खाने के लिए 5 टैल डिपॉजिट देना पड़ा, बल्कि कुशन भी 2 टैल चांदी के थे। सबको लगा कि उसे धमकाना आसान है। सॉरी, कल रात हमें किसी ने नहीं देखा, उसने दुख जताया। तभी उसकी नज़र सेनपाची पर पड़ी, जो उन लोगों में से एक था जिसे डायरेक्टर लाई ढूंढ रहे थे। वो तुरंत सेनपाची से मिलने गया, डायरेक्टर लाई की सिचुएशन बताई और उससे डायरेक्टर लाई के लिए गवाही देने को कहा। सेनपाची तुरंत मान गया। ज़ातोइची को लगा कि मामला सुलझ गया है और वो जाने ही वाला था कि उसकी टक्कर एक औरत से हो गई। वो औरत ज़ातोइची के पास आकर बैठ गई, ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वे पुराने दोस्त हों। ज़ातोइची जानता था कि वो मुसीबत में है और बचने के लिए उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो उसके साथ गया और उसे बचाया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि बाद में क्या हुआ और उसने उस औरत को पीछे छोड़ दिया। उसे क्या पता था कि तारो ज़ातोइची बनकर शहर के लोगों को ठग रहा था, खूबसूरत औरतों और मसाज की मांग कर रहा था। ज़ातोइची की ज़बरदस्त रेपुटेशन की वजह से कोई भी उसे नाराज़ करने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए वो उसके लिए मसाजर ढूंढने गए, लेकिन असली ज़ातोइची ही मिला। तारो लगभग डर के मारे मर गया और उसने जल्दी से ज़ातोइची से माफ़ी मांगी, लेकिन ज़ातोइची ने उससे कहा कि उसकी नकल करने से ना सिर्फ उसे फ़ायदा होगा, बल्कि उसकी जान को भी खतरा होगा। उसी समय वे लोगों के एक बड़े ग्रुप से घिरे हुए थे। ज़ातोइची की शक्ति देखकर तारो ने उसे छोड़ने से मना कर दिया। उस शाम दोनों ने बातें की और तारो को अचानक पता चला कि तारो रायशिमा का बेटा है। ज़ातोइची हैरान था, लेकिन उसने तारो को सच नहीं बताया। बहुत ज़्यादा जानना कभी भी अच्छी बात नहीं होती। सराय के मालिक का वेटर उन्हें ये बताने आया कि सरकारी अधिकारी जल्द ही एक रूटीन इंस्पेक्शन करने वाले हैं। ये सुनकर तारो ने तुरंत ज़ातोइची से अलविदा कहा और नदी के किनारे भाग गया। जैसे ही ज़ातोइची अपने कमरे में लौटने वाला था, वो औरत आ गई जिसे उसने बचाया था।
औरत ने उसे बताया कि रायशिमा को अगले दिन मार दिया जाएगा और सेनपाची ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की थी। ज़ातोइची ने खास तौर पर अनाउंसमेंट चेक किया। औरत ने उससे झूठ नहीं बोला। असल में सेनपाची और शिरोई मिले हुए थे और राय बस वो बदकिस्मत बलि का बकरा था जिसे उन्होंने बाहर निकाल दिया था। उनका प्लान जो एकदम सही होना चाहिए था, ज़ातोइची के अचानक दखल से फेल हो गया। राय को अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने उसकी पत्नी और बेटी को किडनैप करने का प्लान किया, लेकिन ज़ातोइची ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़ातोइची को शुरू में नहीं पता था कि वो राय की पत्नी और बेटी हैं। जब उसने किसी को औरतों और बच्चों को धमकाते देखा तो वो बस मदद करना चाहता था, लेकिन उसने भीड़ में सेनपाची को देखा और तुरंत उसे शिरोई के पास बंधक बना लिया। ज़ातोइची को देखते ही शिरोई ने तुरंत विरोध करने के लिए अपनी तलवारें निकालनी, लेकिन ज़ातोइची ने एक ही वार में उन्हें काबू में कर लिया, जिससे उन्हें राय की बेगुनाही साबित करने के लिए अपने जुर्म लिखने को कहा। फिर उसे अचानक याद आया कि वो अंधा है और उनकी लिखावट नहीं देख सकता। उसी समय वो औरत फिर से आई और ज़ातोइची की गवाह बन गई। शुबेई उसे चिट्ठी लेकर जाने नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ज़ातोइची को घेरने के लिए आदमी भेज दिए, लेकिन उसके आदमियों ने ज़ातोइची की इज्जत के डर से हमला करने में हिचकिचाया। उन्हें उम्मीद थी कि वो जाल में फंस जाएगा। बदकिस्मती से ज़ातोइची उनकी योजना समझ गया और मछली पकड़ने का जाल भी उसे पकड़ नहीं पाया। वो सिर्फ ज्यादा लोगों का ही सहारा ले सकते थे, लेकिन ज़ातोइची की तलवार बहुत तेज थी। उनकी संख्या तेजी से कम होती गई। आखिरकार आसमान से एक मछली पकड़ने का जाल नीचे आया और उसे फंसा लिया। सबको लगा कि वो बर्बाद हो गया। उन्हें नहीं पता था कि जब तक तलवार उसके हाथ में है, ज़ातोइची कभी नहीं फंसेगा। लगातार लड़ाई के बाद ज़ातोइची ने शुबेई और सेनपाची को मार दिया और बाकी गुर्गे भाग गए। उसने औरत को चिट्ठी के साथ फांसी की जगह पर भेज दिया और फांसी से पहले रायदा को बचा लिया। अपनी भटकती जिंदगी जारी रखने के इरादे से उसका सामना तारू से हुआ, जो एक ठग था जिसे पीटा जा रहा था। इस बार ज़ातोइची ने मदद नहीं की। कुछ लोग हमेशा अपने स्वभाव से बंधे रहते हैं। अब उसके लिए अपनी यात्रा शुरू करने का समय आ गया था।